हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पेपर जो है आरंभिक स्तर। ये इसमें जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक है। तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है, और जितना आप रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर का, उतना क्वेश्चन आपके चांसेस हैं फंसने के, यानी आने के। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। गैर विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखा है 5000 प्लस 800 और प्लस 60 प्लस 9। इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं, सभी संख्याओं को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो याद रखिएगा, जोड़ते समय बहुत गलतियां होती हैं कि अगर हम 9 को देखें तो बहुत लोग क्या करेंगे, 5 के नीचे जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि 9 जो है वो इकाई की जगह पे है, तो इकाई के अंक जो 0 है उसी के यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, यानी इकाई पे 9 होना चाहिए। तो देखिए आंसर में भी 9 पे इकाई पे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी यानी ऐसे शब्द जो लिंग हो, चाहे किसी भाषा किसी क्रिया के साथ, किसी सर्वनाम के साथ जब भी वो आता हो तो उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द, या उसको अवयव शब्द भी हम लोग कहते हैं। जैसे में हो गया यथासंभव, जहाँ तहाँ, ये सारे शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, यानी किसी भी तरह से वो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। सीधी सी बात है, सम संख्या वह संख्या जो 2 से कट जाती है, यानी पूर्णतः विभाजित जब हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या उसको कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या जो आपकी होगी वो हम अगर लिखें तो 2, 4, 6, 8 इस तरह की सारी संख्या इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, है ना। और विषम संख्या देखिए यहाँ पे लिया है 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से कटती नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, श्रुतिलेख और सुलेख में अंतर। ये प्रश्न जो है मुख्य है, वो आने की संभावना है। तो श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी ऐसा कौशल, ऐसा चीज जो हम क्या करते हैं, सुन के लिखते हैं। जैसे हम लोग छोटे जब क्लास में होते थे प्राइमरी स्कूल में, तो क्या होता था कि बच्चे को क्या करते थे, टीचर बोल बोल के लिखवाते थे, है ना। तो उस सब चीज़ों को क्या कहते हैं, श्रुतिलेख कहते हैं। जैसे लिखा है कि श्रुतिलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उनका लेखन कार्य किया जाता है। अब लेखन यानी कि लिखने का काम किया जाता है किसको, सुनकर, किसी भी चीज़ को सुनकर जब हम लिखने का काम करते हैं तो हमारा श्रुतिलेख कहलाता है। अगला दिया है सुलेख। अच्छा, सुलेख क्या होता है, सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है। जब घर के लिए होमवर्क दिया जाता था या कभी कहा जाता था कि सुलेख लिखिए, एक पे सुलेख लिखिए, मतलब क्या कहते थे कि सुंदर लेख, मतलब सुंदर, और लेख मतलब लिखना, यानी सुंदर लिखावट जो होगी वो सुलेख होगी, ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि उसे रुचि से पढ़े। अगर देखिए राइटिंग अगर अच्छी होगी, आपका लिखावट जो अच्छी है, तो जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक करेगा या जो आपकी कॉपी देखेगा, उसके क्या होगा, मन में खुशी होगी आपकी लिखावट देखकर, तो वो अच्छे नंबर दे सकता है। और बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हैं, अगर टीचर का जब कहीं पे लिखावट समझ में नहीं आती है तो क्या करता है, अच्छे प्रश्न यानी आते हुए प्रश्न हो या आप जब सही भी लिखे होते हैं तो उसको गलत काट देता है, ऐसा होता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला, अमरूद कह रहा है कि 64 अमरूद है, 4 बच्चों में बांटना है और वो भी प्रत्येक को बराबर बराबर बांटना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जब भी हम बराबर की बात करते हैं तो भाग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बांटना हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 64 में 4 से भाग दे देंगे, तो हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 16 अमरूद अमरूद मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, इसको देखिए यार, आरोही अवरोही में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले याद रख लीजिए, अ में क्या रहा है, अ पहले छोटा रहा है, फिर एक होता है आ, तो आरोही, इसको पढ़िए। आइए पढ़ते हैं अवरोही, ठीक है। तो देखिए अ आ रहा है पहले, यानी कि सबसे पहले क्या आया, छोटा आया, छोटा आया। तो छोटा जब आया तो हम इसका मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़े रखेंगे, सबसे पहले बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। जब आरोही की बात करते हैं तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम। जैसे सीढ़ी पे हम लोग चढ़ते हैं वो हो गया आरोही, और सीढ़ी से उतरते हुए जो होगी अवरोही, ठीक है। तो लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में जब सजाया जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। उदाहरण में देखिए 11, 9, 7, 5, 2, यानी कि घटते क्रम में आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि देखिए, इसमें शब्द में विस्मयादि का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को आश्चर्य से देखते हैं या कभी शोक हो जाता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसका जो चिन्ह होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ये चिन्ह होता है। विस्मयादि का ये क्या होता है, एक लाइन रहेगी फिर नीचे एक बिंदी रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे कब इसका प्रयोग करते हैं, तो जब आश्चर्य हो, शोक हो, हर्ष हो, शोक हो, उत्साह हो आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, तब विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं अरे वाह,
है ना। ये सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंधकार के 3 समानार्थी। अब समानार्थी शब्द में क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची क्या है, दोनों सेम ही है। चाहे समानार्थी कहें चाहे पर्यायवाची कहें, दोनों आपका समान है। तो अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा हो गया, तिमिर हो गया, तमस हो गया, है ना, तम भी होता है इसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 6534 में 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, पहले भाग करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब भाग भाग करके दिखाएंगे तभी हमारा क्या होगा, आंसर सही हो सकता है। क्योंकि इसमें ना सॉल्व के साथ थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसे भागफल आप ढूंढेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। देखिए 7 9 63 होता है, यहाँ पे 63 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे ऊपर से आया 3, तो 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 3 का 21, ये हो गया, 3 में से गया 2, फिर यहाँ से 4 ऊपर से आ गया, फिर 7 3 का 21, यानी कि शेषफल कितना बचा, 3। अब ये शेषफल हो गया हमारा 3 और भागफल कितना हो गया, 933, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि 65,342 एवं 28,443 का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसको जोड़ना है। योग का मतलब क्या होगा, जोड़ना है, तो हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ये आपका आ गया 93,785। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक होता क्या है, देखिए जो स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उसका स्वरूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी, ये सारे जब वर्ड हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, नाक का प्रयोग होता है ना। तो उसमें उसी को क्या क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसमें नाम में ही छिपा है अनुनासिक, नासिक मतलब नाक छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुनासिक। अगला है दिया, सर्वनाम के कितने भी होते हैं। ये भी सारे देखिए प्रीवियस ईयर पोस्ट क्वेश्चन है और आपको उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है अनिश्चय, तीसरा है संबंध, चौथा है निश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक। ये सारे के सारे आपके सर्वनाम के प्रकार हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृत संख्या। अब देखिए कि यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया है, कहीं कहीं प्राकृतिक संख्या भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गणित में 1 2 3 4, यानी जो हम गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए उपयुक्त होती हैं, यानी इनका प्रयोग गिनने के लिए ही किया जाता है। अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अगर सबसे बड़ी कोई पूछ दे तो वो बता सकते हैं कि काइंड फाइंड, यानी इनफाइनाइट होती है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखिए जब भी हिंदी भाषा हमको सीखना पड़ेगा तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना लिखना, उसमें ध्वनि भी हो चाहिए, वर्ड भी चाहिए हमको, वाक्य और आयत समझना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी भाषा को समझने के लिए समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मौन वाचन किसे कहते हैं। देखिए जिस वाक्य को होठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाए उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि बच्चों से कह दिया जाता है कि खुद पढ़ो, पढ़ाई करो, यानी उसमें ये कह दिया जाए कि शोर नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई होती है, यानी कि उसमें व्यक्ति जो होगा जब पढ़ेगा, वाचन करेगा, तो उसमें मुंह खोलकर आवाज़ नहीं आएगी, यानी मन में अपने क्या होगा, पढ़ाई करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मौन वाचन। मौन वाचन के लिए किसके लिए, गद्य या पद्य के लिए सबसे उपयोगी है, तो गद्य के लिए सबसे उपयोगी है। अगला है कि पद पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है, यानी कि जब हम पद पढ़ते हैं तो उसमें उसका अर्थ समझाना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अलंकार और सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको हमें क्या करना है, अनुभूति कराना होता है उसका। फिर अगला प्रश्न दिया है कि देखिए मौन वाचन का उद्देश्य, आखिर मौन वाचन जो होता है हम क्यों कराते हैं। तो पहला, वाचन गति का विकास होता है। इसमें क्या होता है, पढ़ने की हमारी गति क्या होती है, इसमें विकास होती है कि हम कितना तेजी से पढ़ पाते हैं। पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझते हैं, खुद से पहले अर्थ निकालते हैं, ठीक है। अगला दिया वाचन का अभ्यास करना, शब्द की लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर देना, ये आपके पूरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसी को रिवीजन बहुत तेज़ी से करा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और आप जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए सबसे अगला प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब एक 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखिए सीधा सीधा हमसे पूछ रहा है अलमारियों की संख्या। जहाँ पे भी किसी चीज़ की संख्या पूछता है, अगर एक दिया है, एक अलमारी में इतनी पुस्तकें आ रही हैं, इतने में पूछा है कि कितनी अलमारियाँ पड़ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा भाग दे देंगे, तो हमें पता चलेगा 993 अलमारियाँ की जरूरत पड़ेगी।
अगला प्रश्न है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में लिखा है कि रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बनाता है, फिर राम घर जाता है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सरल वाक्य की हो जाएंगी। अगला प्रश्न दिया है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक यानी किसी जोड़ने वाला शब्द से क्या हो, जुड़ा हो, जिसमें और हो सकता है, आदि हो सकता है, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सारी चीज़ों से जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। ठीक है, राम और सोहन दोनों घर जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने सामान खरीदा। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, संयुक्त वाक्य में आती हैं। अगला आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण होते हैं वे जिनका खंड खंड न किया जा सके, यानी अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, वाक्यों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विकारी शब्द। अभी हमने पीछे पढ़ा था अविकारी, अब पढ़ते हैं विकारी। जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, और जिसके साथ परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। विलोम शब्द याद रखिएगा, पर्यायवाची आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रश्न जरूर आने वाले हैं। अगला है इकाई किसे कहते हैं। अब देखिए, गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव, अथवा एक व्यक्ति या वस्तु के भाव के जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। अंक का स्थानीय मान क्या होता है। जैसे देखिए, अंक का स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है, और भी चीज़ें, इसको आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे दिखाएगा अगले प्रश्न में लिखा है कि 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। देखिए 6 जो है कहाँ पे, इकाई के अंक पे। इकाई पे है तो 1 से गुणा हुआ है, दहाई पे है तो 10 से गुणा, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा। अगर अगला नंबर होता, मान लेते हैं ऐसे होता 4, 6, 5, 3, 2, तो अब यहाँ इकाई पे है तो 2 गुणे 1 करते, दहाई पे 3 है तो 3 गुणे 10 कर देते हैं, सैकड़ा पे है तो 5 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 6 जो है वो 1000 पे है तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1000, और 4 पे है तो ये कितना हो गया, 4 गुणे 10,000। तो इन सारी चीज़ें जैसे जैसे क्रम चलता जाएगा, इधर से इकाई दहाई सौड़ा पढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आरोही क्रम। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि आरोही क्रम, अब आ गया आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं तो आ आता है बाद में, यानी कि बड़ा, तो क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए 3, 6, 7, 8, 10 वो बढ़ते क्रम में है, ये सारी तो क्या कहते हैं, आरोही क्रम। अगला दिया है कि संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। देखिए, बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना। जैसे मान लीजिए कि जब छोटे बच्चों को हम लोग संख्या के बारे में पढ़ाते हैं तो हम लोग सीधा सीधा मैथ पढ़ाने की कोशिश, मतलब 1 2 3 4 नहीं सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, जैसे किसी खिलौने के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। आप लोग देखे होंगे, या बहुत सारे कहीं पे त्रुटियाँ होती है तो ये चिन्ह आप लोग देखे होंगे या लगाते होंगे। तो इसका अर्थ होता क्या है। देखिए, हंस पद या विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर छूटने से, लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद यानी ये वाला चिन्ह लगा देते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में हमें क्या हो गया कि कोई वर्ड छूट गया हमारा, तो हम क्या करते हैं, ये चिन्ह लगाकर हम उस शब्द को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आकाश के 3 समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हमें पता है गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आकाश की पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेखन। लेखन का अर्थ या लेखन किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब मन के भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी कि जो हमारे दिमाग में चलता है, जैसे कोई कहानी है, कोई बात है, उसको क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं यानी कि उसको लिपिबद्ध करते हैं, किसी कॉपी पर लिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखन।
अगला दिया है कि पठन में क्षमता अवरोध का कारण बताइए, यानी कि जो पढ़ने में हमारी कौन कौन सी दिक्कतें, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहला है पढ़ने की कला का अभाव, यानी बहुत लोगों को क्या होता है, पढ़ने की कला नहीं पता होता है कि कहाँ पे शब्दों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। फिर कभी कभी होता है क्या, पढ़न रुचि का अभाव, यानी पढ़ने के मन नहीं हो फिर भी लोग क्या करते हैं, पढ़वाते हैं ज़बरदस्ती, तब भी हम लोग क्या करते हैं, ये गलतियाँ करते हैं। चिंतन का भाव है ना, मन की एकाग्रता का भाव, मन कहीं और है फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। दृष्टि दोष का भाव होना, यानी दृष्टि दोष जिसे दिखाई नहीं दे रहा हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, तब भी ये क्या होता है, पठन में हमें अवरोध उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, या ऊष्म व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों का पढ़ते समय हमें गर्मी का एहसास होता है थोड़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो ये सौ वाले होते हैं। ठीक है, अगला एक तरफ छूट गया है अंतस्थ व्यंजन, भी याद रखिएगा, यर और लव जो आपके हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यर और लव, ये आपका प्रश्न में पूछा भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप किसी भी संख्या को लेकर 0 से गुणा करा सकते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। एक तो घोष है और ये अघोष है। घोष में यर लव और अघोष में श, ये तीनों हैं। फिर अगला यहाँ पर देखिए एक कथन है, ये किसका कथन है, पढ़ना है। लिखा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है, तो लॉक का है। ठीक है, यानी कि जो मैथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तर्क करने की क्षमता आती है ना। अगला है विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, बहुत सारे के विराम चिन्ह होते हैं, जैसे अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। अगला लिखा है कि गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सारी चीज़ें किसके पर्यायवाची हैं, गंगा नदी के पर्यायवाची। अगला दिया है तुकांत शब्द क्या होते हैं। देखिए तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं, जैसे कोई शब्द है उसका फिर से उच्चारण जब हम बोलें तो लास्ट के जो वर्ड है, अक्षर है, वो क्या हो, मिलता जुलता हो, है ना। जैसे तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ड समान होते हैं, जैसे रहन सहन, मिलना जुलना, है ना, खोना पाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तुकांत शब्द में आते हैं। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, आरोही क्रम अवरोही क्रम बढ़ा रहा है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आरोही क्रम क्या है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, यानी जब बढ़ते क्रम में रखते हैं तो आरोही क्रम। फिर कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में जब सजाया जाता है उसी को हम लोग अवरोही क्रम में कहते हैं। अच्छा, गुणक किसे कहते हैं, तो गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है द्विज शब्द किसे कहते हैं। द्विज शब्द का अर्थ एक से 2 बार प्रयोग आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, द्विज शब्द कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा की लिखावट का लिखने का जो ढंग होता है उसको कहते हैं लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। अगला प्रश्न दिया है सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं के बीच यदि अधिकतम घनिष्ठ अर्थात वे संख्या सहअभाज्य होती हैं, यानी कि जिसका मौसा 1 हो, बस सीधा सीधा याद रखिए, जिसका मौसा 1 हो। जैसे 2, 3, 2 और 3 में क्या है, मौसा 1 होगा। 3 और 4 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। 4 और 5 का 1 क्या होगा, मौसा, यानी कि सिर्फ एक ही संख्या, यानी सिर्फ 1 से कट सकती हैं दोनों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों को समान रूप से वितरित करना है तो कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी। अब हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, कह रहा है 40 पुस्तकें हैं, मूल्य हमें नहीं पता है, प्रत्येक छात्र को 6 देनी है, तो हम क्या कर देंगे, 40 बटा में 6, 36, यानी कि 40 में से 6 हमारे 40, यानी कि 4 हमारे पुस्तकें क्या हो जाएंगी, शेष बचेंगी। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला दिया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए अपरिमेय वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p बाई क्यू यानी p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि बटे के रूप में आप इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य का अभिप्राय क्या है, तो काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न एक आया कि 636 में 2 6 स्थानीय मान बताइए। तो देखिए एक 6 जो है वो, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत है, 636 में ये जो है आपका इकाई का अंक है, तो ये हो जाएगा इकाई, और ये आपका सैकड़ा पे है तो ये हो जाएगा आपका सैकड़ा। देखिए यहाँ पे गलती हो गई, सीरीज के हिसाब से मत चलिए, है ना, नियम के हिसाब से चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि गणित शिक्षण के 2 लक्षण बताइए। लक्ष्य यानी गणित हम पढ़ते क्या हैं, क्या लक्ष्य हुआ। तो पहला संख्याओं का ज्ञान, सबसे पहले तो संख्याओं का ज्ञान। दूसरा तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हमें मैथ पता है तो हमें तर्क करने की क्षमता क्या हो जाती है, हमारे अंदर बढ़ जाती है। अगला दिया अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। पहला अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, ये हमारे अयोगवाह के हैं। अगला दिया स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख्य द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे क से लेकर पूरा कवर, चौवर, पवर, टॉवर, कैसे 25 होते हैं टोटल। ठीक, चलिए आगे बोलते हैं। हलंत से क्या अभिप्राय है। हलंत कहाँ लगता है ये। हलंत से आशय है आधा वर्ण या रहित, स्वर रहित वर्ण। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मान लीजिए म है, इसके नीचे हमने ये चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हलंत है। इसका मतलब ये म जो है वो आधा है, इसमें अ नहीं छिपा है। उसको पूरा बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा क्या, म, है ना। चलिए आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, ये हमको पता ही है। चलिए अगला है चौवर की ध्वनियाँ के नाम लिखे। तो चौ, छ, ज, झ, इया, ये आपका चौवर की ध्वनियाँ हैं और ये कहाँ से निकलती हैं, तो कंठ तालु पे, दूसरा क्या है, तालु से निकलती है। अगला, गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो गुणा में संक्रियाएं 3 होती हैं, गुणनफल होता है, गुणज होता है और एक गुणक होता है। ठीक है, यानी कि एक रिजल्ट हो गया, एक गुणज जिसे गुणा करते हैं और एक गुणक हो गया। 345 के सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। 5 जो है इकाई पे है तो 5 गुणे 1, 4 जो दहाई पे तो 4 गुणे 10 और 3 जो है सैकड़ा पे तो 3 गुणे 100, ये आपका सैकड़ा हो गया। अगला है प्रश्न देखिए, जो शब्द किसी शब्द के आदि में लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। आदि मतलब पहले, जब वाक्य के ठीक पहले, शब्द के पहले, जैसे हम लोग कह सकते हैं प्रति प्लस कार हो गया प्रतिकार, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रति क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, जो शब्दांश वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे हम लोग कहते हैं मिठाई प्लस वाला हो गया मिठाई वाला। ठीक है, ये आपका हो गया प्रत्यय। ठीक, चलिए अगला है स्वर, सस्वर वाचन किसे कहते हैं। सस्वर मतलब क्या होता है, जब हम बोलकर किसी चीज़ का वाचन करते हैं, जब बोलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन स्वरयुक्त होता है या बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरयुक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं, यानी कि बहुत हल्ला होता है। जब सबसे कहा दिया जाए कि स्वस्वर वाचन करो तो सारे बच्चे क्या करेंगे, चिल्ला के जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो बालक हो वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अच्छे बालक होंगे वो तेज पढ़ ले जाएंगे, लेकिन जो कमजोर होंगे वो क्या हो जाएगा, उसी के बीच में छिप जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा मौन वाचन होता है, जिसमें आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसी में शामिल कर देते हैं, वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो अभी स्थानीय मान हम सीख चुके हैं। सबसे पहले 9 इकाई पे है तो 1 से गुणा होगा, 2 दहाई पे है तो 2 से गुणा होगा, 2 गुणे 10। 5 जो है वो सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा होगा। 4 जो है 1000 पे है तो 1000 से गुणा होगा, यानी 1000 से गुणा होगा। तो ये आपका हो गया अंक स्थानीय मान। अच्छा, जातीय मान अगर एक पूछता है, याद रखिए एक जातीय मान पूछता है, तो जातीय मान रखिए जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वही आंसर हो जाता है। जैसे अगर 4 का इसमें पूछे तो 4 ही जातीय मान हो जाएगा। किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्थानीय मान, एक जातीय मान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित समझिए। सामाजिक समस्याएं क्या क्या आती हैं। सबसे पहले देखिए, मातृभाषा के प्रभाव से उत्पन्न समस्याएं। मातृभाषा की परेशानी हो सकती है, सभी प्रांतों में मातृभाषा अलग अलग है, बच्चों पर उनकी मातृभाषा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। मातृभाषा के प्रभाव में बच्चा शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं कर पाता है ना। समाधान कह सकते हैं, शिक्षक को शुद्ध हिंदी के ज्ञान का अभ्यास कराना चाहिए। जन जागरूकता की समस्या, अधिकांश झुकी झोपड़ी मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, व्यवहारशील शुद्ध ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। गाँव के बच्चे अधिकतर जन जागरण के अभाव में समस्याग्रस्त पाए जाते हैं। अगला क्या है, सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव। आज अंग्रेजी का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चा ना ही अंग्रेजी ना ही हिंदी पूर्ण रूप से सीख पाता है। आप लोग भी देखे होंगे, कई आपके घर में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिनको अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ना तो वो अंग्रेजी सही से बोल पाते हैं, ना सीख पाते हैं, अगर ना ही हिंदी उनको समझ में आती है। ठीक है,
चलिए, समाधान क्या है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें हिंदी भाषा का ज्ञान भली प्रकार लेना चाहिए। शिक्षकों को भी सो प्रयास करना चाहिए। हिंदी के ज्ञान हेतु भाषा का अध्ययन कराना सबसे उचित माध्यम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमित के पास 1295 रुपये थे, उसमें से उसने 897 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो अमित के पास अब कुल कितने रुपए बचे। तो देखिए, जब भी पैसा अगर हम किसी को दे देते हैं, है ना, अपने पास से जब देते हैं तो हमारा कम हो जाएगा पैसा, यानी घटाना है हमें, इतना बस ध्यान रखना है। हाँ, अगर हमें कोई दे देता है तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी हम उसको जोड़ देना है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि जो है वो हमारी क्या है, हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि की वर्णों की बनावट सरल और सुंदर है, आप सभी को पता है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। ये देखिए, प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है, 20, 22 और 23 में, तो चांस है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को जब हमें सिखाना हो गणित, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षक को आरंभ करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला दिया है कि बच्चों के तर्क कौशल का विकास करना चाहिए, बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों का विकास करना चाहिए, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो वाक्य के भेद देखिए, भाव या अर्थ के आधार पर जब हम बात करते हैं तो भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद लिखित हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, क्या क्या है देखिए, आज्ञा सूचक है, प्रश्न सूचक है, निषेध सूचक है, विधान सूचक, विस्मय सूचक, इच्छा सूचक और संदेह सूचक। अगला है रचना के आधार पर देखें तो सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये सारे रचना के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इकाई दहाई जब 1 से 9 तक हमारी गिनती होती है तो उसमें क्या होता है कि 9 से होती है सारी की सारी इकाई तक है, लेकिन जब जैसे ही दहाई में जाते हैं तो अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो हम किस में पहुंच जाते हैं, दहाई में। अब दहाई में जब जाते हैं तो हमारे पास 2 संख्याएं हो जाती हैं, जैसे 10। अब 10 में देखिए यहाँ पे एक जीरो जो है वो आपका इकाई है, लेकिन एक जो है वो क्या है, दहाई है। इसमें देखिए, जीरो क्या है, इकाई है, और 4 क्या है, दहाई है। तो जब इसको हम लोग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इकाई की जगह पे 1 से गुणा कराते हैं, दहाई पे 10 से गुणा कराते हैं। तो अगर हमें करना होगा, देखिए, तो 40 में कराना हो तो हम 0 गुणा 1 कर देंगे तो 0 हो गया, लेकिन 4 गुणे जब 10 कराएंगे तो कितना हो गया, 40। 40 में जब 0 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40 ही होगा। तो ये हमारा हो गया दहाई का अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पुस्तकालय में 38 पुस्तकें मंगवाई, उनमें से कक्षा के 6 बच्चों को बराबर बराबर बांट दी। बांटने के बाद शिक्षक के पास कुछ पुस्तकें बच गईं। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने कितने पुस्तकें मिली और शिक्षक के पास कितनी पुस्तकें शेष बची। तो ध्यान से देखिए, कुल पुस्तक कितने थे, 38, 48, 38। 6 बच्चों में बांटनी थी और सभी को प्रत्येक पुस्तक को कितनी मिली, 6, यानी कि 6 6 को 36, 6 गुणे 36 उसने बांट दिए। लेकर आया था कितना, 38, 38 में 36 घटा दीजिए, 2 पुस्तक उस अभी टीचर के हाथ में बची हुई है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, पठन का अर्थ और महत्व बताइए। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया में पठन तथा वाचन कहते हैं। संस्कृत में पठ धातु में श्रुत शब्द प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है, यानी सबसे पठन जो है वो तीसरे क्रम पर आता है। सबसे पहले लिसनिंग, सुनना, सबसे पहले सुनना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया जो कहती है वाचन कहलाती है। अब हम लोग बातें हैं पठन के प्रकार। तो पहला आता है स्कैनिंग। यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपको किसी पाठ को जल्दी पढ़ने और मुख्य विचारों को चुनने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी पठन कौशल है जो आपको किसी पाठ का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है तो आप विशेष जानकारी को तलाश कर रहे होते हैं। स्कैनिंग यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपकी किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने और विशेष जानकारी खोजने की अनुमति देती है। गहन पठन एक ऐसी तकनीक है जो आपको सभी विवरणों और बारीकियों को समझने के लिए किसी पाठ को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ने की अनुमति देती है। विस्तृत पठन क्या होती है, एक ऐसी तकनीक है जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है। अब यहाँ पे पठन का जो महत्व है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहला है मनोरंजक सहायक होती है, सामाजिक उपयोगिता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक, समाचारों को जानने के लिए सहायक। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। श्रवण कौशल यानी सुनने की जो कौशल होती है, तो पहला, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरे के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, वक्ता के मनोभाव को समझने में निपुण बनना, ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना। अगला है कविताओं के प्रकार लिखिए। तो कविताओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला, गीत कविता। यह कविता छंद मुक्त होने के साथ मजबूत विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। ज़्यादातर कविताएं, खासकर आधुनिक कविताएं, गीत कविताएं हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा। अगला है कथा कविताएं। यह कविताएं एक कहानी कहती है। इसकी संरचना एक कहानी की तरह दिखती है, यानी संघर्ष और पात्रों का संभाषण, कथनात्मक चरमोत्कर्ष। ठीक है, चलिए अगला है वर्णनात्मक कविता। यह कविता दुनिया का वर्णन करती है जो कवि के चारों ओर है। इसमें कवि विस्तृत कल्पना और विशेषणों का उपयोग करता है। यह कविता की अन्य की तुलना में बाह्य केंद्रित होती है, जो अधिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर देती है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का महत्व और उपयोगिता बताइए। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। गणित मनुष्यों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने एवं भावना को विकसित करने में सहयोग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख करिए। देखिए, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती एवं संख्या के प्रयत्नों का अध्ययन करना आरंभ करना होता है। इस कार्य हेतु सर्वप्रथम किन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए, वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं, बालक के मानसिक स्तर का अध्ययन करना, गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ना कैसे सिखा सकते हैं। तो आप आपको इसको अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं कि 2 बंडल बना सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को 10 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, फिर बोलेंगे दोनों मिला दो, है ना। तो इस तरह से आप बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है लेखन की विधियों को उल्लेख कीजिए। तो लेखन जो है, पहला रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में छात्रों को सुलेख की मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है, जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप से लिखे होते हैं। बालक उस पर पेंसिल घुमाकर अक्षर एवं लिखना अभ्यास करता है। देखे होंगे आप लोग, जैसे ऐसे बना देगा और फिर कहेगा कि इस पर आप क्या करिए, बस पेंसिल चलाना होगा आपको। बिंदी ऐसे बना देगा, फिर आपको पेंसिल, जिसे मान लीजिए क। तो इन तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं। लोक के गीत से जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीत का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित करता है। ठीक है, अगला समानार्थी शब्द का है, उदाहरण सहित बताइए। तो समानार्थी मतलब वे शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोलने जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता में बोलना, किसी की नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने का कारण है। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगर भाषा के शुद्ध रूप में का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है। अशुद्ध उच्चारण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रलिपि के लाभ लिखिए। अगर कोई नया या अपरिचित शब्द हो तो उसके अक्षर पढ़कर पाठक उसे उच्चारित कर सकता है। भाव चित्रों पर आधारित चित्रलिपियों को में पाठकों को कभी कभी सैकड़ों या हजारों चिन्ह सीखने पड़ते हैं। चीनी भाषा सीखने के लिए जरूरी है। चित्रलिपियों का एक बड़ा लाभ है। अगला प्रश्न, लेखन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में लिखित रूप में होती है, उसे लेखन की उपयोगिता कहते हैं। अगला देखिए, 48 अमरूद 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, भाग दे सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पूरा रिवीजन हो चुका है। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजी क्लासेज को। फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।